Letter heading: relation between phase difference and path difference. Relation between phase difference and path difference. देखो, मान लिया कि यहाँ एक कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में हमने यहाँ पर वेव जनरेट कर दिया। वेव जनरेट कर दिया तो ये थोड़ी देर के बाद में स्ट्रिंग ऐसे कुछ दिखने लगेगी। मतलब ये जो स्ट्रिंग थी अब वो स्ट्रेट ना होकर वेव फॉर्म में आपको नजर आने लगेगी। अब इस वेव की जो इक्वेशन है उसमें मान लिया कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो x इक्वल टू अगर 0 है तो इस स्ट्रिंग में अलग अलग पॉइंट के लिए जो इक्वेशन होगी उसके लिए हम अलग अलग पॉइंट के एसएचएम की इक्वेशन उसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। y वर्टिकल में हो जाएगा, x ऐसे में हो जाएगा। टाइम के साथ में जो रिलेशन होती है इसको हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं। और अगर हार्मोनिक वेव है, मतलब हमने यहाँ हार्मोनिक मोशन दिया है, तो हार्मोनिक अगर वेव है तो वेव इक्वेशन क्या थी आपकी? a साइन kx माइनस ओमेगा t और प्लस कोई फाई। माने ये इक्वेशन है, फाई की भी कोई वैल्यू होगी, k की वैल्यू भी होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है। अच्छा, k और ओमेगा की वैल्यू एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ आपसे। बताओ k क्या होता है? k कहलाता है वेव कांस्टेंट। k की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है। ओमेगा, ओमेगा क्या आता है? एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसकी वैल्यू क्या थी आपकी? इसकी वैल्यू थी 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी या फिर 2 पाई इंटू एफ। यहाँ पर एफ क्या है? सोर्स की जो वेव सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से y की इक्वेशन मिल जाएगी। इस y की इक्वेशन में ये जो a है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, k वेव कांस्टेंट और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फाई हो गया इनिशियल फेज की, मतलब भाई वो जो कोई भी पार्टिकल है या वेव जब स्टार्ट की तो इनिशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। ये जो है ये टाइम डिपेंडिंग फेज कहलाएगा। देखो टाइम बदलता जाएगा तो इसकी वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू बदलती जाएगी, यानी इसको क्या बोलते हैं? टाइम डिपेंडेंट फेज। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग पाथ। ये एक्स अलग अलग एक्स पर, ठीक है, इसको पोजीशन डिपेंडेंट फेज बोलेंगे, इस पूरे मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहां पर ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये कहलाएगा फेज। अगर मान लिया कि मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ, एक इस जगह पर ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 पॉइंट लेता हूँ और चलो एक यहाँ ले लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है सपोज मान लिया कि P पॉइंट है और ये वाला पॉइंट सपोर्टेड Q पॉइंट है। स्ट्रिंग में 2 पॉइंट ले लिए। इस समय ये जो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट होगा, अगर वेव ऐसे बन रही तो ये पॉइंट इधर आ गया होगा और Q पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, और टाइम के साथ में सब बदलते रहेंगे, हर एक बदलते रहेंगे। तो ये जो P पॉइंट है इसका x इक्वल टू 0 से मान लिया कि जो डिस्टेंस है वो है x1 और जो Q पॉइंट है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है सपोर्टेड x2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो P पॉइंट है इसके एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी, तो जो y है y P पॉइंट के लिए क्या होगा? हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सिंपली x की जगह डाल दीजिए x1, तो हमको मिल जाएगा P पॉइंट के एसएचएम का इक्वेशन के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस 5 के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस 5। देखो जरा, x की जगह डाल दी हम लोगों ने x1 डालने पर क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है P, इस P पॉइंट के एसएचएम का आपको इक्वेशन मिल गया। अब देखो इसमें सिर्फ टाइम वेरिएबल वाला रहा, टाइम बदलने पर फेस बदलेगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पर जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन थी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? ये रिप्रेजेंट कर रही थी हर एक एक्स के एसएचएम की इक्वेशन।
मतलब x को बदलते जाओ मतलब पूरे स्ट्रिंग में जितने पॉइंट है सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग x के लिए। ठीक है, मतलब जैसे आप x मतलब आप टाइम को फिक्स कर देंगे तो अलग अलग x के अलग अलग पोजीशन आपको मिल जाएगी उस टाइम पर, कौन से किस वाले x का y कितना, पूरे स्ट्रिंग का आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो x को फिक्स कर दिया, मान 0 डाल दिया आपने, x को 0 डाल दिया तो ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो वेव जो बन रहा है इसके वेव ट्रेंड की इक्वेशन मिल जाएगी, जो वेव फंक्शन मतलब जो दिख रहा है उसकी पूरी की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हो गया p पॉइंट के SHM की इक्वेशन। सिमिलरली अगर मुझे q पॉइंट के SHM की इक्वेशन चाहिए तो y ऑफ q, तो क्या कर दें हम लोग यहाँ पर a साइन x ये कितना डाल देना चाहिए x2, तो मिल जाएगा k x2 माइनस ओमेगा t प्लस 5। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो p वाला जो पॉइंट है उसका ये पूरा जो टर्म है ये कहलाएगा फेज। ठीक है, सिमिलरली q पॉइंट का ये वाला जो टर्म है कंप्लीट टर्म ये कहलाएगा q पॉइंट का फेज। तो दोनों पॉइंट के फेज का डिफरेंस, यानी कि हम बोलेंगे एक स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट हो रही है उस स्ट्रिंग में मान ली दो पॉइंट है p और q, तो इन दोनों पॉइंट p और q के जो फेज का डिफरेंस है वो क्या होगा। ठीक, तो फेज को हम लोग ऑब्वियसली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये इनिशियल फेज हो गया, तो मैं अगर मैं डेल्टा फाई लिख रहा हूं यानी ये क्या हो गया फेज डिफरेंस, तो P और Q के बीच में यानी बिटवीन P एंड Q इन दो पॉइंट का फेज डिफरेंस मुझे अगर पता करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली पहले वाले का एंगल और दूसरे वाले का एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अच्छा देख के डायरेक्टली बता दो जरा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी सब्ट्रैक्ट होगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा kx1 माइनस kx2, या फिर बड़ा एंगल किसका है x2 ज्यादा है, x2 ज्यादा है तो इसका एंगल ज्यादा है, तो ज्यादा में छोटा वाला कम सब्ट्रैक्ट कर दो आप, यानी क्या लिख सकते हो kx2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हो गया k इंटू x2 माइनस x1। अच्छा देखो x2 क्या है, x2 है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, x1 क्या है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 क्या यही होगा, ऑब्वियसली दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो x2 माइनस x1 होगा। और इस डिस्टेंस को दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x1 है p का इनिशियल पॉइंट से पाथ लेंथ, x2 क्या है q पॉइंट का पाथ लेंथ, तो ये हो गया दोनों के लेंथ का डिस्टेंस का डिफरेंस यानी पाथ डिफरेंस। मींस p पॉइंट पर जो वेव जा रही है उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है पाथ कवर हो रहा है और दूसरे का जो पाथ कवर हो रहा है दोनों के पाथ का डिफरेंस पाथ डिफरेंस कहलाएगा। इसको हम लोग डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अपने पास फार्मूला आ गया कि दो पॉइंट हैं उन दोनों पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो हो जाएगा k इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ओके, ठीक है, तो ये फार्मूला अपने को रट लेना, अच्छे से याद रखना क्योंकि कई बार ये यूज में आता है। एक बार मैं फिर से यहाँ लैंग्वेज में भी लिख दे रहा हूं, आप पूरा कॉपी कर लीजिए। कैसा लिखना है अपने को, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसे लैंग्वेज में भी लिख लीजिए आप। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसे लैंग्वेज में लिखकर इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको रट लेना अपने को। ठीक है, क्या है ये फार्मूला कि अगर दो पॉइंट के बीच का पाथ का डिफरेंस पता हो, ठीक है, तो हम लोग फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन बना सकते हैं। अच्छा देखो ध्यान रखो कि इसमें क्या होता, ओमेगा टी कैंसिल हो गया था, क्यों कैंसिल हो गया था, क्योंकि वेव तो वही ली थी हम लोगों ने, तो ओमेगा भी वही होगा सेम, एक ही स्ट्रिंग में वेव जा रही थी, यानी ओमेगा सेम होना चाहिए भाई। टाइम तो ऑब्वियसली टाइम तो दोनों वेव के लिए दोनों पॉइंट के लिए टाइम तो सेम ही होगा। जब जिसने टाइम मीजर ऑब्जर्वेशन करने वाले का जब टाइम जैसे बढ़ रहा होगा तो दोनों पॉइंट के लिए वैसे बढ़ेगा, तो पूरी वेव देख रहा होगा। तो टाइम कंटिन्यूसली, टाइम जो एक अलग से वाली एक स्टॉप वॉच है उसका जो टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो टाइम कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, यानी टाइम दोनों पॉइंट के लिए, कोई भी पॉइंट हो सबके लिए टाइम तो सेम ही लेना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन दोनों पॉइंट का पोजीशन डिस्टेंस अलग अलग है तो x1 x2 आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन टाइम हम सेम रखेंगे। और ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है? क्योंकि वही स्ट्रिंग में वेव जा रही है, एसएचएम जो सोर्स कर रहा होगा उसी से हो रहा होगा। कभी कभी ऐसा ही पूछ लेते हैं कि दो अलग अलग स्ट्रिंग ले लेंगे, बोलेंगे एक इससे वेव जा रही है, एक इससे वेव जा रही है, और बोलेंगे इस वाले पॉइंट ऐसे पैरेलल में स्ट्रिंग लेने हैं, एक स्ट्रिंग और एक और स्ट्रिंग, और बोलेंगे एक पॉइंट यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, और बोलेंगे इसमें एक वेव जनरेट हो रही है कि इसमें वेव जनरेट हो रही है, और बताओ जरा इन दोनों पॉइंट के फेज का डिफरेंस क्या है? तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि पहले वाली इक्वेशन का ओमेगा ओमेगा 1 है और दूसरे वाली स्ट्रिंग में ओमेगा ओमेगा 2 है, तो सबट्रैक्ट करने पर यहाँ लगाएगा। ठीक है, के भी बदल सकता है। कि कैसे बदल सकता है? मान लीजिए जो यहाँ वेव जनरेट की जा रही है उसका वेवलेंथ कुछ अलग टाइप का हो, अगर ऐसा है अलग टाइप का वेवलेंथ है तो के भी बदल सकता है। तब तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ K1 हो जाएगा, यहाँ K2 हो जाएगा, यहाँ ओमेगा 1 हो जाएगा, यहाँ ओमेगा 2 हो जाएगा। यानी कि हम दो अलग अलग स्ट्रिंग के बात करेंगे तो फिर सब बातें बदल जाएंगी, सारी कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो फार्मूला है ये किस कंडीशन के लिए है? ये है कंडीशन आपकी कि ओमेगा सेम था, मैथमेटिकली याद रखो ना, ओमेगा सेम था। ओमेगा सेम कब हो सकता है? सोच लेंगे जब भी सिचुएशन आएगी, जरूरत हो रही होगी इस फार्मूले की, ये आपसे पूछा जा रहा होगा कि फेज डिफरेंस कितना है या फिर पार्ट डिफरेंस, और फेज डिफरेंस की क्वेश्चन को कुछ और सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ रही होगी, तो हम लोग फिर दिमाग लगाकर सोच लेंगे कि भाई ओमेगा सेम है कि नहीं है। मतलब अपना ये फार्मूला कब आ रहा है? जब ओमेगा सेम था, कट गया तो ओमेगा टी। ठीक है, और फाइव 1 फाइव 2 भी सेम है, मानी हो सकता है वही अलग कर दिया जाए। तो अपने को मैथमेटिकली समझ के रखना है कि ये फार्मूला कब आ रहा? जब ओमेगा टी और फाइव कट गए थे। ठीक है, ओके। और के भी सेम था, मतलब एक ही स्ट्रिंग की बात चल रही थी, लैम्डा वगैरह सेम था। अगर कोई भी चीज बदलेगी तो हम उस हिसाब से सोच लेंगे। यानी माइंड में अपने को क्या रखना है कि वही है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका दूसरे वाले से डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, जो कि सॉल्व होकर ज्यादातर केस में, क्योंकि डेली लाइफ में होता क्या है, हम मानिए एक स्ट्रिंग में वेव जा रही होगी तो उसी स्ट्रिंग में दूसरी वेव को जनरेट कराएंगे और फिर उनमें कंपेयर करेंगे। ठीक, ऐसा तो नहीं ना कि इधर स्ट्रिंग है उधर स्ट्रिंग, तो उससे क्या लेना देना। मानिए यहाँ पर कोई स्ट्रिंग है, एक वायर है, उसमें वेव जा रहा है, ठीक, और एक कोई अमेरिका में वायर है उसमें वेव जा रहा है, उसको क्या फिर उससे कंपेयर करके अपने कोई लेना देना थोड़ी ना है। जब एक ही स्ट्रिंग में दो दो वेव जा रही होती है तो फिर सोचेंगे कौन वेव, ऐसा तो नहीं है कि एक वेव जनरेट की दूसरी बाद में जनरेट की, लेकिन वो उसको क्रॉस करके आगे निकल जाए, कुछ और हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक ही स्ट्रिंग में या मीडियम सेम, और नॉर्मली जैसे हम साउंड वेव की बात करेंगे अभी, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना साउंड वेव होगा। जब ये वेव ट्रेवलिंग वेव जब कंप्लीट हो जाएगा तो साउंड वेव आएगा। तो साउंड वेव में क्या होता है? साउंड वेव में मीडियम तो सेम ही रहता है। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए कि वही रूम है, वही एयर है, वही डेंसिटी है, और दूसरा पर्सन बोल रहा है उसके लिए भी सेम है। तो जब सब कुछ सेम होता है तो ज्यादातर क्या होता है, के वगैरह सेम ही हो जाता है। ठीक है, हाँ, ओमेगा सोर्स पर डिपेंड करता है। तो अपने को ये जरूर याद रखना है कि ओमेगा अगर अलग अलग है तो फिर फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस नहीं होगा। फिर साथ में वो ओमेगा टी, ओमेगा 1 टी और ओमेगा 2 टी, यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ऐसा कुछ भी आ जाएगा साथ में। ठीक, जैसे कि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू मतलब के इंटू x2 माइनस x1 आ गया था। तो ठीक है, ये जो फार्मूला है अपने को रट के रखना है। क्या फार्मूला? डेल्टा पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं हेडिंग सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। जो दो वेव्स हैं अगर, तो उन दोनों का आपस में सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या है? देखो, अगर एक ही स्ट्रिंग में, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में यहां पर मैंने एक वेव जनरेट किया। चलो, वेव कंटिन्यूस वेव क्या होता है? ऐसे मान लीजिए मैं एसएचएम कर रहा हूं तो कंटिन्यूसली ऐसे वेव बन जाता है। अगर मैंने कुछ किया, मैंने इस स्ट्रिंग में यहां से ऐसे करके ऐसे कर दी बस, तो क्या हो जाएगा? ये जो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग टाइट है, मैंने ऐसे करके ऐसे रोक दिया, तो क्या होगा? एक ऐसा एक वेव फॉर्म टाइप का बन जाएगा। और फिर क्या होगा? वो आगे को प्रोपोगेट करेगा और लास्ट में जाके अगर मान ली स्ट्रिंग बनी हुई कहीं है, वहां जाके टकरा के रुक के फिर कुछ और होगा। ठीक है, तो एक वेव सिर्फ एक मतलब ऐसा वेव जैसा बना दिया आपने। कभी स्ट्रिंग अगर वेव बना के देखा तो ऐसे कर देंगे अगर, और टाइट ही रखेंगे, ऐसे कर देंगे तो वेव ऐसा वेव फॉर्म बन के आगे चला जाएगा, फिर बाद में वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे।
क्योंकि हम लोग उतना आइडियल कंडीशन तो नहीं बना पाते हैं। तो क्या कि मानिए एक वेव जनरेट ऐसा हो गया, तो ये जो वेव है ये ऐसे आगे प्रोपोगेट होता रहेगा। उस वेव के प्रोपोगेशन की जो स्पीड होगी वो वही फार्मूले से क्या होगी, अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ, वही सेम रहेगी। और ये जो वेव फॉर्मेट है, ये जो वेव फंक्शन बन रहा है, ये आगे ऐसे प्रोपोगेट करता चला जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर कुछ और भी होगा, हो सकता है स्प्रिंग खत्म हो जाए या कुछ और हो रहा होगा, वो बात की बात है। फिलहाल ये ऐसा पर आगे को बढ़ता रहेगा। मतलब अगर मानिए कि अभी सोच रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है, तो थोड़ी देर के बाद कुछ t1 सेकंड में ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, फिर t2 सेकंड में कुछ ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा। मतलब ऐसे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, डिपेंड करेगा स्पीड के हिसाब से कि स्पीड कितनी है। ठीक, मैंने वेव वेलोसिटी गिवन है तो हम बता सकते हैं कि कितने टाइम में कहां पहुंच जाएगा ऐसा वाला। ओके, तो इस तरीके से मान लीजिए एक वेव हमने जनरेट किया, आगे कैसे बढ़ रहा है। अब अगर बाई चांस हम ऐसा करते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के दूसरे एंड पर भी जो पर्सन ने यहाँ पर पकड़ के ऐसे रखा हुआ है, उसने भी वेव जनरेट कर दिया। और उसने जो वेव जनरेट कर दिया, उसने कुछ इस तरीके से वेव पल्स, इसको वेव पल्स बोलेंगे, एक ही जनरेट किया तो वेव पल्स। और कंटिन्यूस है अगर तो बोलेंगे कि कंटिन्यूस वेव है। ठीक है, जैसे भी अपनी जो पल्स चलते ना, ठीक, तो उसमें आपने देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा वेव पल्स चलते रहते हैं, तो उसमें क्या ऐसे इस तरीके से वेव फॉर्मेट जैसे दिखते हैं आपको, कंटिन्यूस वेव नहीं रहती है। ओके, अपना जो हार्ट है ऐसे पल्स जैसे जनरेट करता है, थोड़ी देर के बाद में पंप करता है, फिर रुका रहता है, कंटिन्यूस ऐसे पंप नहीं करता रहता। ये मतलब ऐसे आगे किया फिर वापस किया, ऐसा नहीं करता है। ठीक है, ब्लड इकट्ठा करता है, पंप कर देता है। ठीक, फिर इकट्ठा होने देता है, होने के बाद फिर पंप कर देता है। मतलब अलग तरीके से पल्स जैसी जनरेट होती है। तो वेव पल्स क्या हो गया, एक ऐसा फॉर्मेट जनरेट कर दिया। हम भी 2-3 पल्स जनरेट कर सकते हैं। मानिए हमने ऐसा किया कि स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है, एक झटका दिया, थोड़ी देर को ऐसे पल्स को ऐसे आगे बढ़ने दिया, फिर झटका दे दिया, तो फिर नया वेव पल्स बन गया, वो आगे। मतलब ऐसा हो जाएगा, एक वेव पल्स इधर, फिर ऐसे दोनों पल्स आगे बढ़ रहे होंगे। अगर हम कंटिन्यूसली ऐसे चम कर रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा, हर जगह ऐसे चम कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, तो फिर वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो साइन का कर्व ऐसा ऐसा पूरा इस तरीके से वेव जैसा दिखने लगता है। ठीक, तो कंटिन्यूसली ऐसे चम करने पर होता है। तो यहाँ मान ली मैं 2 वेव पल्स दे रहा हूँ, और दोनों वेव पल्स का एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा भाई, जो आप एनर्जी दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। आप कम ज्यादा कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो एम्पलीट्यूड पहले वाले पल्स का मान लिया A1 है, और जो दूसरा वाला जो पल्स है उसका एम्पलीट्यूड सपोर्टेड A2 है। A1 A2 दो एम्पलीट्यूड के हमने वेव पल्स जनरेट करा दिए। एक वेव पल्स इस साइड को जा रहा है, और एक जो दूसरा वाला वेव पल्स है वो इधर को जा रहा है। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ जरा, ये जो दोनों वेव पल्स हैं इनका एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है, तो इन वेव पल्स की जो वेलोसिटी है तो क्या वो भी अलग अलग होगी, V1 एंड V2। भाई यहाँ पर एक ऐसे समझ लीजिए स्ट्रिंग को 2 लोगों ने पकड़ के खड़ा हुआ है, एक इधर एक उधर। ठीक, पहले वाले एंड से A1 एम्पलीट्यूड का वेव पल्स जनरेट किया गया, और दूसरे एंड से A2 एम्पलीट्यूड का वेव पल्स जनरेट किया गया। 2 लोगों ने एक इधर से एक उधर से 2 वेव पल्स जनरेट कर दिए गए। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो क्या वेव वेलोसिटी अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्यों? स्ट्रिंग तो वही है। अगर स्ट्रिंग वही है तो ये जो पूरी स्ट्रिंग जो है, इसमें हर एक पॉइंट पर इसका देखा जाए तो मास पर यूनिट लेंथ वो तो सेम ही रहा होगा। तो अगर स्ट्रिंग वही सेम, एक ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, मास पर यूनिट लेंथ इसका हर जगह सेम है, यानी म्यू सेम है, चाहे आप यहां से भी जनरेट करिए या वहां से जनरेट करिए, मास पर यूनिट लेंथ तो सेम है, यानी कि म्यू सेम है। और जो स्ट्रिंग को टाइट कर रखा होगा दोनों ने, वो तो बराबर टेंशन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आइडियल स्ट्रिंग है, लगभग आइडियल स्ट्रिंग जैसा है, तो टेंशन को हम लोग इक्वल कंसीडर कर लेंगे हर जगह। तो टेंशन भी सेम, म्यू भी सेम, तो ये वेव वेलोसिटी सेम रहेगा, भले इधर से उधर से कहीं से भी आए, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी सेम होगा। ठीक, तो अब 2 वेव आ रहे हैं ऐसे। अब ये जो 2 वेव आ रहे हैं, इन वेव का आपस में कभी ना कभी तो ऐसा होगा ये दोनों दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। माने कि ऐसा हो गया कि इस समय एक वेव पल्स यहाँ आ गया और दूसरा वाला जो है वो इस जगह पर, ऐसा। ठीक है, ये पहला वाला A, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A1 है,
और दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड A2, ये थोड़ा सा बड़ा A2। लेकिन चलो ऐसा कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये जो गैप है वो दोनों के इक्वल है। मान लीजिए कि गैप का जो लेंथ है वो L ले ले रहे हैं। ठीक, तो अब देखो क्या होगा। मान लीजिए चलो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि थोड़े से टाइम के बाद इससे यहां मान लिया कि टाइम है अपना T1 सेकेंड। इस समय ये जो दिख रहा है इस समय टाइम है सपोज T1 सेकेंड। तो थोड़ी देर के बाद मान लिया कि टाइम हो गया अपना T1 से बढ़कर हो गया T1 प्लस। मैं इस वाले को चला दे रहा हूं, थोड़ा सा चला रहा हूं मैं, ओके, थोड़ा सा चला रहा हूं मैं, इसको आगे बढ़ा रहा हूं। आगे मैं इस वाले पॉइंट से, चलो मान लीजिए इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, सपोरेट इसको L/2 आगे बढ़ा, ओके, L/2 अगर आगे बढ़ा रहा हूं, और या चलो L/4 आगे बढ़ा रहा हूं। अगर L/4 आगे बढ़ाना है तो टाइम कितना होगा, L/4 चलने का टाइम L/4 अपॉन v, इतना टाइम होगा। तो L/4 ये आगे आ जाएगा, L/4 आगे आ जाएगा। तो कैसा दिखेगा उसको मैं अलग कलर से यहाँ दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं डायग्राम अलग इधर ही बनाऊंगा। बट यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ कि भाई इतने टाइम के बाद में ये जो ऐसा जो दिख रहा है ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये इधर आगे बढ़ते बढ़ते T1 टाइम में ये वाला पार्ट इधर आ गया और वो यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया। इस समय दोनों इस जगह पे मिले हुए हैं। तो इसके बाद क्या होगा वही हम लोग सोचने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी दो वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब मिक्स होते हैं, तो ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है कि जब एक दूसरे पर मिक्स हो रहे होंगे तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक, क्योंकि इसके बाद होगा, इसके बाद दो वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे होंगे, मिक्स हो रहे होंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोलेंगे। मैं लिखवा दूंगा, डायग्राम आप बनाते जाइए, लास्ट में डिफाइन कर दूंगा मैं, चिंता मत करिए। ठीक, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होगा, दो वेव का मिक्सिंग आपस में। तो ये वाला पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे होंगे। जब सुपर इम्पोज हो रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा आगे चलाना, कितना, L/4। टाइम कितना बढ़ गया, टाइम बढ़ा, पहले तो T1 था और बढ़ गया, कितना बढ़ गया टाइम, L/4 इंटू वी, इतना टाइम बढ़ गया। तो ये जो टाइम बढ़ा है इस बढ़े हुए टाइम में, इस टाइम में वेव कितना चलेगा, इंटू वेव वेलोसिटी, इतने तो चलेगा, यानी कितना चलेगा, L/4 चलेगा। तो वही L/4 जो वेव को प्रोपोगेट करना है वो L/4 मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ रेड कलर से। उसके बाद मैं सही डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, तो L/4, तो ये वाला पॉइंट, अच्छा यहां से तक L है, ये L/2 है, तो L/4 यहाँ होगा, ये L/4 होगा। तो ये वेव आगे बढ़ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट कहाँ, यहाँ आ जाएगा। ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। ये L/2 L/4 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर ये दूसरा वेव नहीं होता, अगर दूसरा नहीं होता तो क्या होगा, तो फिर ये जो पहला वाला जो वेव पल्स है A1 एम्पलीट्यूड वाला, उसका पीक यहां से यहां तक L/4 चला गया होता, आगे का फ्रंट इधर चला गया होता, और ये वाला भी L/4 से यहां आ गया होता, यानी ऐसे दिखता है। ठीक है, और बाकी का स्प्रिंग ऐसा सीधा सीधा होता। अगर ये सिर्फ ये होता तो ऐसा दिखता, लेकिन एक्चुअली में एक और भी है। तो जो दूसरा वाला एक और वेव है उसकी वजह से सोचें तो ये जो दूसरा वाला वेव है इसका पीक यहां से ये L/2 L/4, तो ये पीक L/4 आगे आ जाएगा, यानी यहां से यहां पर आ जाएगा, पीक इसके सामने आ जाएगा। ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां कहीं आ जाएगा, यानी वेव कैसे दिख रही होगी, इस तरीके से। अब देखो होता क्या है कि जब दो वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, तो सुपर इम्पोज करते समय दोनों ही वेव, सेकेंड वाले वेव को मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है और पहले वाले को रेड कलर से दिखाया है, तो दोनों ही वेव जिस पार्ट में सुपर इम्पोज कर रहे होंगे, देखो जरा यहां पर दो पार्ट हैं, रेड वाले का ये पार्ट देखो जरा, यहां से यहां तक, ये वाला जो रेड का जो पार्ट, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक, यानी ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में ब्लैक का इफेक्ट नहीं है। ब्लैक का इफेक्ट तो यहां से स्टार्ट होगा ना, दूसरे वाले वेव का इफेक्ट तो यहां से स्टार्ट होगा। सिमिलरली ब्लैक वाले में देखा तो यहां से लेकर यहां तक, इस वाले पार्ट में,
रेड का कोई इफेक्ट नहीं है। यानी कि इन दोनों पॉइंट के बाद इधर से इधर तक दोनों का इफेक्ट आएगा, लेकिन बाकी में इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो जो वेव यहां पर बन के दिख रही होगी उसमें हम ऐसा बोलेंगे कि अच्छा देखो ये डिस्टेंस कितना रेड वाले का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि इस वाले एंड से पीक यानी L/2। तो L/2 तक, यहां से यहां तक L/2 तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना है, यहां से रेड का ये जो पीक है, ये पीक कहलाएगा। देखो ये वेव का पीक कहलाएगा, मतलब हाईएस्ट, ठीक है। और ये लोअर में, इसको क्रस्ट भी बोलते हैं, क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट है यानी पीक है, तो ये जो पीक है ये पीक इस वाले पीक से इस वाले पॉइंट तक, यहां तक सुपरपोजिशन हो रहा है। तो पीक से यहां तक कितना L/2 यानी और L/2 तक दोनों मिक्स हो रहे होंगे। और उसके बाद में क्या हो रहा होगा, जैसा ब्लैक वाला वैसे ही रहेगा, यानी कितनी जगह तक और L/2 तक। डेट मीन्स यहां से इस वाले पॉइंट से L/2 तक क्या होगा, जो पीक है A/2 जैसा था वो वैसा ही रहेगा, इस तरीके से यहां तक। ये कितना हाइट है A2, ये वाला हाइट कितना है A1। लेकिन इसके बीच में क्या होगा, इन वाले पॉइंट में बाकी जगह क्या होगा, बाकी जगह दोनों की वजह से डिस्टरबेंस मिल रहा है। ये रेड वाला है, रेड वाला इस वाले स्ट्रिंग के यहां वाले स्ट्रिंग का मानी ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को रेड वाला इतना ऊपर करना चाहता है, वाई इतना देना चाहता है। तो जो दूसरा वाला ब्लैक वाला है वो भी तो कुछ वाई देना चाहता है। तो दोनों की वजह से इस वाले सुपर पोजिशन वाले पार्ट में जो नेट वाई होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2। यानी कि दोनों की वजह से जो वेक्टर रिजल्टेंट है, वेक्टर रिजल्टेंट मतलब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में तो सपोर्ट करेंगे। मानिए ऐसा होता कि जो दूसरा वाला पीक होता वो नीचे को होता, तो फिर तो वो क्या कर रहा है, वो नीचे ले जाना चाह रहा है, एक वेव ऊपर ले जाना चाह रहा है, तो डिफरेंस बचता। तो हम अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो डिफरेंस बच रहा है, सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो रहा है, यानी डायरेक्शन का इफेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर एडिशन। किसका, दोनों के y के डिस्टरबेंस का। यानी कि y1 का जो डायरेक्शन है वो भी ध्यान में रखना है, y2 का डायरेक्शन ध्यान में रखना है, तो आपको नेट y मिल जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग सुपरपोजिशन, जिस पार्ट में सुपरपोजिशन हो रहा है उस पार्ट में नेट रिजल्टेंट डिस्टरबेंस दोनों वेव की वजह से होने वाले डिस्टरबेंस का मतलब दोनों वेव के y का वेक्टर रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ओके। तो सुपरपोजिशन है क्या, दो वेव एक दूसरे को जब इंटरफेयर करती है तो ये जो प्रोसेस होता है इसको सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोलते हैं। ड्यूरिंग सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस होता है वो दोनों वेव की वजह से होने वाले डिस्टरबेंस का वेक्टर एडिशन होता है। ठीक, 2 पॉइंट हो गए अपने के लिए, मैं लिखवाऊंगा एक एक करके। ओके, 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में अब मैं आपको यही वेव और टाइम के बाद बनवाना चाहता हूं। तो आई थिंक ये तो डायग्राम आपने प्लॉट कर ही लिए होंगे, तो मैं और आगे का टाइम ले रहा हूं, मतलब मैं थोड़ा सा टाइम वहां पर और बढ़ा देना चाहता हूं। तो एक काम करते हैं, अभी कितना आगे बढ़ाए थे L/4 और L/4 चला देते हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस L/2 इंटू वी हो जाएगा, L/4 और आगे बढ़ जाएगा। तो इसी को L/4 और आगे बढ़ाओ तो अपना कैसा दिखेगा, अपना ऐसा कुछ दिखेगा कि अच्छा 1 मिनट, यहाँ बीच में क्या आएगा, बीच वाले पार्ट में ये रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट अब मुझे पता तो है नहीं कि कैसे आने वाला है। एग्जैक्ट अगर मुझे पता होता कि ये पहले रेड का y1 माने 3 सेंटीमीटर और ब्लैक वाले का y/2 माने कि वो है सपोज 2 सेंटीमीटर, तो नेट y क्या हो जाता, 5 हो जाता। यानी यहां से मैं कितना बनाता, 5 ऊपर बना देता। ठीक है, ओके, 5 ऊपर बना देता। अच्छा, एम्पलीट्यूड इसका A1 है, लेकिन इस वाले पॉइंट का जो y है वो A1 A2 नहीं होगा, ना ही A1 की वजह से A1 होगा, वो तो y की इक्वेशन में जो नेट y आएगा, इक्वेशन क्या होती है, a sin ओमेगा t होती है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t होती है। लेकिन x की वैल्यू हमेशा ये थोड़ी ना होती, कभी कम होती, कभी ज्यादा, कभी तो 0 भी होती है। ठीक है, तो दोनों y का रिजल्टेंट है, तो दोनों y का रिजल्टेंट ये जरूरी नहीं कि A1 प्लस A2 हो जाए, कम भी हो सकता है,
बीच में भी रह सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ कर देना मैं, ठीक। एग्जैक्ट पता नहीं कैसा है, चलो ऐसे सीधे सीधे ज्वाइन कर देना, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये क्या हो गया बीच वाली डिवीजन में, कौन सा, वो पार्ट जिसमें सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक। अगला मैं डायग्राम बनाऊंगा, इसमें और क्लियर हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, रेड वाले को और L/2 चलाना है, और ब्लैक वाले को भी सॉरी L/4 और चलाना है, मतलब टोटल L/2 चलाना है T1 के बाद। तो इस वाले टाइम, वो जो टाइम है उसके बाद कितना चलाना है, तो उस वाले टाइम के बाद में रेड वाले को L/4 चलाना, मतलब यहां से यहां रेड आ जाएगा, ठीक है, इसके सामने आ जाएगा। और ब्लैक वाले को और L/2 चलाना है, तो L/2 चल के ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये रेड का जो पीछे वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा। मतलब होगा क्या कि रेड और ब्लैक अगर दोनों को मैं सोचूं, ठीक, तो ऐसा आपको कुछ दिखेगा। जो रेड वाला है वो रेड वाला कुछ आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो गया रेड, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो वेव है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, ये ऐसा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया ब्लैक वाला, ये हो गया रेड वाला। रेड वाला मतलब पहला वाला वेव 1 जिसका एम्पलीट्यूड A1 था, ब्लैक वाला वेव 2 जिसका एम्पलीट्यूड A2 था। थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं मैं डायग्राम। ये हो गया मान लिया रेड वाला, और ये हो गया आपका ब्लैक वाला, ठीक है। तो अब बताओ जरा, पूरे ही पार्ट में इस L/2 में दोनों का रिजल्टेंट आएगा। जब दोनों का रिजल्टेंट आएगा तो ये जो पॉइंट है इसका रिजल्टेंट y1 प्लस y2 होगा उसी रूल के हिसाब से। और ये जो बीच वाला पॉइंट है L/2 वाला, इसके लिए y1 क्या होगा, सीधा सीधा A1, और दूसरे वाले वेव की वजह से y2 क्या होगा, इसी पॉइंट का y2, इस पॉइंट का y2 हो जाएगा A2। तो नेट y क्या आ जाएगा, नेट y आ जाएगा A1 प्लस A2। ओके, यानी यहां पर ये जो आगे को ऊपर को जो जा रहा है ये हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 सुपर पोजिशन के टाइम पर, ठीक है। इसके बाद में और टाइम बढ़ाते हैं, अरे और मैं टाइम बढ़ा देता हूं, तो चलो मैं अब सीधा इतना बढ़ाता हूं कि ये L/2 और मूव करा दे इनको, यानी कि T1 प्लस L/V, T1 प्लस L/V। अगर T1 प्लस L/V बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऐसा था ना, ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था शुरुआत में, कब, T1 टाइम पर। अब इतने टाइम में कितना आगे बढ़ जाएगी वेव, टाइम इंटू वेव वेलोसिटी, यानी L आगे वेव बढ़ जाएगी। तो ये वेव आगे L बढ़ जाएगी, और ये वाली वेव भी इस साइड को L बढ़ जाएगी। तो होगा क्या, जो दूसरी वाली वेव है वो ऐसे दिखने लगेगी, और जो पहली वाली वेव है वो कुछ ऐसे दिखने लगेगी। दोनों वेव L आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। दोनों वेव अगर L आगे बढ़ जाती हैं, ये वाली जो वेव है ये भी L आगे बढ़ गई है, ओके, और ये पहली वाली वेव भी आगे को L बढ़ चुकी है। तो दोनों वेव अगर L आगे बढ़ जाएंगी तो ये वाली जो वेव है, ये वाली वेव कौन सी वेव कहलाएगी, ये वाली है अपनी सेकेंड वेव, इसका इधर ही लिख देते हैं एम्पलीट्यूड, ये A2 है, और ये वाली क्या आपकी A1 है, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने किया जब दो वेव का, तो हुआ क्या कि एक वेव इधर से आ रही थी A1 एम्पलीट्यूड की, एक इधर से आ रही थी A2 एम्पलीट्यूड की। ये दोनों सुपर इम्पोज हुई, मिक्स हुई, मिक्स होने के बाद में ये अलग अलग हो गई, अलग अलग होगी। तो जो इधर को जा रही थी A2 वाली, वो A2 एम्पलीट्यूड वाली इधर को ही जा रही है, और A1 वाली इधर को ही जा रही है। यानी कि ये जो A2 वाली है, सॉरी A1 वाली है, वो जिस साइड को जा रही थी अभी भी जा रही है, और जितनी स्पीड से जा रही थी उतनी स्पीड से प्रोपोगेट कर रही है। डेट मीन्स दोनों वेव सुपर पोजिशन होने के बाद, सुपर पोजिशन होने के बाद में जिसको जैसे जाना था वो वैसे ही जा रहा है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी एम्पलीट्यूड से जा रहा है। तो ये एक और थर्ड पॉइंट हो गया अपना सुपर पोजिशन का। क्या हो गया, कौन कौन से पॉइंट है, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, दोनों का वेक्टर एडिशन, ओके। और सुपर पोजिशन के बाद दोनों वेव एक दूसरे से अलग हो जाएंगे जब, तो अलग होने के बाद दोनों ही वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो वैसे बना रहेगा वेव पल्स का, ठीक है। और
बाकी की सारी प्रॉपर्टी, भाई एम्पलीट्यूड सेम है तो एनर्जी वगैरह भी सेम होगी, यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम बनी रहेंगी। इवन ड्यूरिंग सुपरपोजिशन एक्चुअली में दोनों अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखती हैं। ये वेव भी है, यहाँ दूसरी भी है, तभी रिजल्टेंट बढ़ गया और कुछ आ रहा है रिजल्टेंट। दिख ऐसे रहा होगा, कैसे दिख रही होगी स्ट्रिंग, ऐसे कुछ दिख रही होगी, ये वाली स्ट्रिंग ऐसे दिख रही होगी, दिख ऐसे रही होगी दोनों के रिजल्टेंट की वजह से, लेकिन है उसमें दोनों का इफेक्ट। यानी ड्यूरिंग सुपरपोजिशन, बिफोर सुपरपोजिशन एंड आफ्टर सुपरपोजिशन बोथ वेव मेंटेन देयर प्रॉपर्टीज, यानी दोनों वेव अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखती है, एम्पलीट्यूड एनर्जी सब कुछ मेंटेन रखती है। ठीक है, तो ये डायग्राम सारे बना लीजिए। अब देखिए डिफाइन करते हैं, राइट डाउन। व्हेन टू वेव मिक्स टुगेदर इन ब्रैकेट लिखिए सुपर इम्पोज्ड, ब्रैकेट में लिखिए सुपर इम्पोज्ड, जब मिक्स होती है तो उसको सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं कि सुपर इम्पोज हो गई है। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड, ब्रैकेट क्लोज करिए। क्या लिखा है आपको, व्हेन टू वेव्स मिक्स टुगेदर देन the process of mixing is called superposition of waves. Then the process of mixing is called superposition of wave. सुपरपोजिशन ऑफ वेव। उसके नीचे लिखिए एक लाइन में ड्यूरिंग सुपरपोजिशन, ड्यूरिंग सुपरपोजिशन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, रिजल्टेंट डिस्टरबेंस, resultant disturbance is vector addition of disturbance of two waves, vector addition of disturbance of two waves। और एक इस तरीके से लिखिए y इज इक्वल टू, ठीक है, y रिजल्टेंट r लिख दीजिए ऐसे, y रिजल्टेंट इक्वल टू y1 प्लस y2, ओके, y1 प्लस y2। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, राइट डाउन, बिफोर कॉमा ड्यूरिंग एंड आफ्टर सुपरपोजिशन, बिफोर during and after superposition, before during and after superposition both waves maintain their original properties, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ओरिजिनल प्रॉपर्टी मतलब क्या क्या रहा होगा इसके पास, जो एम्पलीट्यूड है वो सेम बना रहेगा। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो सब कुछ सेम जैसा वैसा बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को रख लेना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, याद ही रखने, ऐसा होता है। ठीक, ऑब्जर्वेशन में ऐसा किया गया, मतलब ऐसा नहीं होता था। और वैसे भी दो वेव होंगे तो जो रिजल्ट होगा वो मिलेगा, इसके बाद में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये कि ये ड्यूरिंग सुपरपोजिशन एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, रिजल्टेंट बदल जाता है, लेकिन आफ्टर सुपरपोजिशन जो जैसा था वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रटे हुए होने चाहिए। अच्छा, अगर मेंटेन रखते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा रिजल्टेंट ऐसा बढ़ जाए, A1 प्लस A2 हो जाए। अगर मानिए कि दोनों वेव एक दूसरे को कुछ इस तरीके से सुपर इम्पोज कर रहे हैं कि वो एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की जगह कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तब कहानी बदल जाएगी। ठीक है, तब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लिया कि दो वेव है और दोनों वेव एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की जगह कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैंसिल जैसा हो रहा है,
तब आपका जो वेव है वो कुछ अलग तरीके से दिखेगा। मान लिया कि एक वेव कुछ ऐसा है, इस तरीके का, और दूसरा जो वेव उसी स्ट्रिंग में जनरेट किया गया वो कुछ ऐसा है। और चलो इन दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए और इसका भी एम्पलीट्यूड ए, बट एक ऊपर को है एक नीचे को है। इस तरीके से दो वेव पल्स है। तो कुछ देर के बाद में ये दोनों वेव पल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, ऐसे कुछ हो जाएंगे। किसी पर्टिकुलर टाइम t1 सेकंड में ऐसा कुछ हो रहा होगा। ये पहला वाला y1 है, ये y2 है, दोनों वेव एक दूसरे को इस तरीके से इस समय जस्ट सुपर इम्पोज करने वाले हैं। तो जब थोड़े और टाइम के बाद में हम देखेंगे तो मानिए ये डिस्टेंस कितना है, ये है सपोर्टेड L और ये भी है सपोर्टेड L, दोनों अगर L है, दोनों V से मूव कर रहे हैं। इस समय टाइम मान लिया कि t1 सेकेंड है, तो थोड़ी देर के बाद में मैं टाइम ले रहा हूं t1 प्लस L/2V, मतलब इसको L/2 चलाना है, इसको L/2 चलाना है, इसको भी L/2 चलाना है। तो दोनों को अगर मैं L/2 चला देता हूं तो क्या हो जाएगा, जरा ये वाला L/2 चलकर रेड से बना देता हूं मैं इसको, ये वाला वेव आगे L/2 चलकर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका ये L/2 चलेगा, पीक L/2 चलेगा, ये एंड L/2 चलेगा, तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, रेड कलर से दिखने लगेगा। और दूसरा वाला जब L/2 चलेगा तो वो कैसा दिखने लगेगा, वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अगर ऐसा दिख रहा होगा तो देखो जरा दोनों का y एक दूसरे को बिल्कुल इक्वली कैंसिल कर रहा है, तो नेट y क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी स्ट्रिंग कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। यानी स्ट्रिंग कैसे दिखेगी, सीधी दिखेगी बिल्कुल, बस कुछ नहीं, सीधा स्ट्रिंग इस तरीके से स्ट्रिंग दिखेगी। और थोड़ी देर के बाद में जब ये दोनों वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके जब अलग अलग हो जाएंगे, जब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से अपने वही प्रॉपर्टीज मेंटेन कर लेंगे, पहला वाला और ये दूसरा वाला अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब ड्यूरिंग सुपरपोजिशन हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा, यानी रिजल्टेंट y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने सुपरपोजिशन का कंसेप्ट सीख लिया। मैं आपको एक दो वेव पल्स दे रहा हूं ट्रायंगल के फॉर्म में, इस तरीके से ट्रायंगल के फॉर्म में। ठीक है, एक ये है और एक और दे रहा हूं मैं, ऐसा। दो वेव पल्स हैं, ट्रायंगुलर वेव पल्स है, ट्रायंगल के फॉर्म में। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो गैप है ये है L, यहां पर भी जो गैप है वो है L और ये भी L। पहला वाला वेव पल्स फॉरवर्ड में मूव कर रहा है v स्पीड से, और दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में माइनस x एक्सिस की तरफ या बैकवर्ड डायरेक्शन बोल देंगे, उस साइड में मूव कर रहा है। दोनों की स्पीड सेम है और दोनों का ही चलो एम्पलीट्यूड भी सेम है। ठीक है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड a है। ये जो पीक का जो हाइट है यानी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, वो दोनों के लिए सेम है, a वैल्यू का है। तो आपको सुपरपोजिशन के बाद नेट रिजल्टेंट वेव बनाना है। और चलो ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस समय का जो टाइम है वो है 0 सेकेंड। ठीक है, 0 सेकेंड में ऐसा दिख रहा है। तो और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वेव कैसा दिखेगा आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको वेव बताना है L/4 चला दें, क्या L/4 चला देते हैं दोनों को L/4 चला देते हैं, या चलो L/2 चला देते हैं, L/2 इंटू V। तो L/2 जब दोनों को मैं चलाऊंगा, ठीक, तो रिजल्टेंट या फिर कहां कैसा हो रहा होगा आपको ड्रॉ करके बनाना है। तो अगर मैं L/2 चला देता हूं, तो इसको अगर मैं L/2 चलाऊंगा तो ये जो पीक है
ये जो पीक है ये पूरा कितना है, ये L है, ये L/2 है, तो ये पीक है, पीक L/2 इधर चल जाएगा और ये वाला एंड L/2 चल के इधर आ जाएगा और ये पीछे वाला एंड L/2 चल के इधर आ जाएगा। यानी कि कैसा दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से ऐसा दिखने लगेगा। ओके, ये दूसरी वाली वेव है, उसको भी अगर L/2 चला देते हैं तो दूसरी वाली जो वेव है वो कैसी दिख रही होगी। दूसरी वाली जो वेव है ये इस साइड को जा रही है, तो ये वाला पॉइंट कितना आगे जाएगा, L/2 आगे आएगा, पूरा L है, उसका आधा इधर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट इधर सामने इधर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। यानी कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा तो आपको जो वेव है इस वाले टाइम पर वो कैसे दिख रही होगी, ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइम t इक्वल टू L/2v टाइम पर रिजल्टेंट वेव ट्रेंड का फोटोग्राफ। थोड़ी देर के बाद में और देखते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि L/4 चलाऊं, यानी t इक्वल टू L/4 चलाना है ना अपने को, तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, L/2 पहले चल चुका है, L/4 और चलाना है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 3L/4, तो टाइम लेना पड़ेगा 3L/4 इंटू v। ठीक है, तो टाइम को स्पीड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा 3L/4। तो अब मुझे इस वाले को चलाना है L/4। यहां से देखें तो कितना चल रहा है, 3L/4। यहां से देखें तो इसके बाद और कितना टाइम बढ़ाया, और टाइम बढ़ाया हमने L/4 भी। ठीक है, इतने इसके हिसाब से टाइम बढ़ाया तो इतना और आगे को वेव मूव कर जाएगा। अगर और आगे को मूव कर जाएगा तो ये वाला जो है ये कितना मूव करेगा, ये मूव करेगा L/4। तो ये जो पीक है, पीक L/4 यानी इसके सामने जाएगा, पीक इधर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट जो है वो इधर मिड पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा L है, ये L/2 है तो ये L/4 है, तो इतने आगे चल जाएगा। ओके, और ये जो पीछे वाला पॉइंट ये इधर आ जाएगा, यानी कैसे हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, दूसरा वाला जो वेव है ये वाला, इसका अगर देखें तो इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं। तो ये कितना मूव कर जाएगा, इसका ये वाला पॉइंट यहां से यहां जाएगा, L/4 मूव कर जाएगा और ये जो पीक है वो यहां कहीं आ जाएगा। ठीक, और ये पीछे वाला पॉइंट है ये इधर आ जाएगा, यानी ऐसा दिख रहा होगा। तो इधर अगर देखा जाए तो जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इस वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट के बाद, ठीक, देखो जरा यहां तक देखो जरा, ग्रीन का कोई इफेक्ट नहीं है रेड पर, यानी कि रेड में जो जैसा रेड था बिल्कुल वैसे आ जाएगा। कहां तक, इस वाले पॉइंट तक, इसके सामने यहां है। और बाद में अगर देखें तो बाद में रेड और ग्रीन दोनों है, तो दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे, y1 y2 को ऐड कर देंगे। इसके बाद उस साइड देखो जरा, इस साइड अगर देखे मैं इस साइड अगर देखूं, दूसरा वाला जो वेव है इसको अगर मैं देखूं तो ये वाला पार्ट इधर ऐसा ग्रीन ऐसा आ गया, तो यहां से यहां तक यहां पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ये जो दो पीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, L/2 होगा। पीक से इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, L/2, यानी कि यहां के बाद में L/2 तक, यानी ये L/2 हो गया, इसके बाद में L/2, तो L/2 तक दोनों का इफेक्ट है, और L/2 के बाद में ये जैसा वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, मतलब इस वाले पॉइंट के बाद में सेम रहेगा। तो इस बीच में क्या हो रहा होगा, इसके बीच में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बीच में आएगा इन दोनों वेव का रिजल्टेंट, किस किस का, रेड वाले का और ग्रीन वाले का। एक काम करता हूं मैं, जहां जहां सुपर पोजिशन हो रहा है उस वाले पार्ट का मैं बना रहा हूं। किसका हो रहा है, ऐसा वाला पार्ट, ये वाला रेड वाला, चलो रेड सी बना देते हैं, रेड वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट। तो ये हो गया अपना रेड वाला पार्ट, और ग्रीन वाला पार्ट कौन सा हो गया, ग्रीन वाला पार्ट हो गया ऐसा वाला, ये हो गया ग्रीन वाला पार्ट। तो इन दोनों का अपने को रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए तो दोनों के y का इक्वेशन अगर पता हो तो नेट y मिल जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं, एक अपना नया ही एक ऑरिजिन में बना ले रहा हूं। यहाँ पर अगर मैं ऑरिजिन बना ले रहा हूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया रेड वाला, और ग्रीन वाला भी स्ट्रेट लाइन हो गया। रेड वाली स्ट्रेट लाइन को मैं y से रिप्रेजेंट करूं
तो y1 से रिप्रेजेंट करूं तो इस y वर्सेस x में रेड वाले के इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसके स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है आपका, y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना, a प्लस स्लोप निगेटिव है, माइनस में कितना स्लोप है a डिवाइडेड बाई ये कितना l/2 इंटू एक्स। ये इक्वेशन आ गया y1 का। देखो जरा, x की जगह l/2 डालो तो 0 आ जाएगा, l/2 कट जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा। और x की जगह अगर आप 0 डालो तो a आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी x डालेंगे उसके हिसाब से आपको y1 मिलता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं y2 की इक्वेशन लिखूं तो ये मैथमेटिक्स का काम है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है अपने को। ठीक, तो अब ग्रीन वाले की इक्वेशन लिखना है तो ग्रीन वाला सीधे सीधे ऐसा है, इसका y एक्सिस का इंटरसेप्ट 0 ही है तो 0 प्लस और स्लोप भी पॉजिटिव है तो a l/2 इंटू एक्स। ये हो गया y2 का इक्वेशन। तो y1 और y2 दोनों के इक्वेशन मिल गया अगर अपने को, तो जो नेट y होगा सुपर पोजिशन के ड्यूरेशन में वो y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 यानी कि नेट y कितना हो जाएगा, a। नेट y a हो जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट में ऐसा आएगा पूरा a कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, समझ रहे हो, कांस्टेंट a आ जाएगा क्योंकि मैंने ऐड करके उनको इक्वेशन लगा के दिखाया आपको। अच्छा, लॉजिकली अगर सोचे हम लोग तो ये रेड वाला स्ट्रेट लाइन है और ग्रीन वाला स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन की वे इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे आप तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। मैथमेटिक्स से सोचें अगर आप तो दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ठीक है, जैसे y इक्वल टू m1x प्लस सी है और दूसरा y इक्वल टू m2x प्लस सी 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2x प्लस सी 1 प्लस सी 2 हो जाएगा। ओके, यानी स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है। तो स्ट्रेट लाइन मिलने वाला तो हम ऐसे लॉजिक लगा लेंगे, हम बोलेंगे कि इसके बीच में स्ट्रेट लाइन आना है तो इस वाले पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इसके y का और ग्रीन के y का रिजल्टेंट। इस वाले का y कितना है a, दूसरे का y कितना है 0, रिजल्टेंट कितना है a आया, यानी ये पॉइंट इधर मिल गया। और दूसरे वाले इस वाले पॉइंट के लिए ग्रीन का y a है और रेड का y 0 है तो रिजल्टेंट y क्या हो गया, a हो गया। तो दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हैं, भाई दोनों पॉइंट का x पता है y पता है, दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल ही जाएगा आपको। तो ये हो गया रिजल्टेंट, यानी कि इस वाले टाइम पर जो वेव है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब मैं और आगे का अगर मैं टाइम लूं तो चलो मैं l/4 और आगे बढ़ा देता हूं। तो मैं टाइम ले रहा हूं t इज इक्वल टू l/4 और आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, 3 की जगह 4l डिवाइडेड बाई 4b, तो l/b हो जाएगा। l/b होने का मतलब क्या है कि ये वेव l चलकर इधर आ जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी, और दूसरी वाली वेव l चल के इधर आ जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी टोटल टाइम में। या फिर इसके बाद में कितना चल रहा होगा, इसके बाद में दोनों वेव l/4 चल रहे होंगे, l/4 चल रहे होंगे, यानी यहाँ इसमें देखो ये वाला पार्ट ग्रीन का है, लेकिन ग्रीन का रिजल्टेंट सॉरी ये रेड का पार्ट है और यहाँ ग्रीन का पार्ट है, ये ग्रीन का पार्ट है, दोनों का जब मिक्स किया तो रेड यहाँ से तक रेड जैसा था वैसा रहा, फिर इधर से इधर तक दोनों आ रहे थे, रेड और ग्रीन दोनों आ रहे थे हर जगह, मतलब इस वाले के लिए y ग्रीन का भी है, इसी पॉइंट के लिए y रेड का भी है, तो नेट y दोनों का रिजल्टेंट आया तो कुछ ये आया था, और इसके बाद में सिर्फ ये ग्रीन का पार्ट है। तो इसके बाद में मैं l/4 और चलाऊंगा तो ये वाला पॉइंट है, l/4 और मूव करके यहां से l/4 मूव करेगा तो यहां आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला ये वाला पॉइंट l/4 मूव करके ये भी इधर आ जाएगा, यानी दोनों का पीक एक ही जगह पहुंचेगा। डेट मीन्स अगर मैं वो वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो उस वाले टाइम में अगर देखा जाए तो ये जो वेव है l/4 और मूव कर जाएगी। तो मैं रेड को अगर बनाऊं तो रेड कैसा होना चाहिए, रेड ऐसा होना चाहिए l/4 मूव करने के बाद में ऐसा। ग्रीन जो है वो l/4 इस साइड को मूव कर जाएगी, तो जो ग्रीन वाला है वो l/4 यहां से यहां तक l/4 मूव करेगा। ठीक, ये डिस्टेंस कितना l/2 है, ये डिस्टेंस भी l/2 है, ये l/2 यहां से ये l/2 है, ये वाला भी दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस l/2 है, ये वाला डिस्टेंस भाई पीक से एक्सट्रीम तक का ये डिस्टेंस जो है ये कितना है l/2 है,
सिमिलरली यहाँ पर भी L/2 है, यानी ये L/2 है, ये L/4 है, बीच का पॉइंट L/4 है। तो ग्रीन आगे शिफ्ट होकर इधर ऐसे आ जाएगी, यानी आपको क्या दिखेगा, दोनों ही एक दूसरे को मिक्स कर रहे हो। अगर ऐसा है तो इस वाले टाइम में, ये जो मैंने टाइम लिया L/V टाइम के बाद वेव कैसे दिख रही है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कुछ ऐसे दिख रही है। ठीक है, देखो जरा बीच वाले पॉइंट का क्या होगा, y 2a होगा। हम सीधे इसे सोचेंगे, रेड का y यहाँ कितना है, इस वाले पॉइंट के लिए रेड का y a है, ग्रीन का y भी कितना a है, तो नेट y क्या हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा आपका 2a। और इस वाले पॉइंट के लिए रेड और ग्रीन दोनों का y क्या है, 0 है। रिजल्टेंट क्या होगा, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन का ही हम रिजल्टेंट ले रहे हैं तो रिजल्टेंट भी स्ट्रेट लाइन आना है, तो डायरेक्ट ऐसा आएगा। आप मैथमेटिक्स से भी करके देखना, ऐसा ही स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ये हो गया L/4 पर दोनों ही वेव का आपस में सुपरपोजिशन। ठीक है, ओके, रेड और ग्रीन दोनों ही वेव का आपस में सुपरपोजिशन हो गया, और इस तरीके से अपने को वेव दिखने लगेगी। ठीक, इसके बाद में और टाइम ले लेते हैं, चलो मान लीजिए इनको अलग कर देते हैं, तो L/4 और बढ़ा देते हैं, यानी ये हो जाएगा 5L/4V। इस वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस वाले टाइम में क्या हो जाएगा आपका, ये जो वेव है रेड वाली और आगे बढ़ जाएगी, इधर आ जाएगी रेड वाली, यानी रेड वाली जो वेव है वो आगे बढ़कर कुछ यहां से L/4 आगे बढ़ जाएगी, तो ये रेड ऐसे हो जाएगा। और जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला भी L/4 आगे बढ़ जाएगा, यानी कि जो ग्रीन है वो इधर से L/4 आगे बढ़ जाएगा, तो उसका पीक भी यहाँ L/4 ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो वह सिमिलरली फिर से वैसे आने वाला है, जो यहां तक, यहां इस वाले पॉइंट रेड इधर तक। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसके सामने बनाओ, जो रेड वाला है वो यहां से L/4 आगे बढ़ा, और ये L/4 इधर आगे बढ़ा। ठीक है, तो इसका जो पीक है यहां था तो इधर आ जाएगा पीक, ग्रीन का पीक इधर आएगा। और रेड का पीक कहाँ आएगा, रेड का पीक यहाँ आएगा, रेड का पीक, ये रेड का पीक हो गया, ग्रीन का पीक हो जाएगा आपका कुछ इस जगह, ये हो गया ग्रीन। दोनों का रिजल्टेंट ले लेना, तो रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा आपका, रिजल्टेंट आ जाएगा इस वाले पॉइंट से यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, इस वाले पॉइंट तक सेम रहेगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, यहां से यहां तक रेड में ग्रीन का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी यहां तक ये रेड वाला सेम रहेगा। ओके, और बीच में क्या जाएगा भाई, स्ट्रेट लाइन, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ओके, और फिर और टाइम बढ़ाएंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मान लीजिए मैं टाइम ले लेता हूं T=6L/4V, 6L/4V, यानी कि 3L/2V। इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो और L/2 चला देंगे, L/2 अगर दोनों को चला देंगे, अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगले अगले टाइम में सब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, ये कौन सा है, ये ग्रीन वाला है, और ये वाला भी कौन सा है, रेड वाला है। यानी पहला वाला वेव सुपर इम्पोज करके अलग हो चुका है, और दूसरा वाला वेव भी सुपर इम्पोज करके अलग हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हर एक टाइम पर वेव फॉर्मेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, जिसमें 2 वेव मैं दूंगा, दोनों वेव का रिजल्टेंट आपको ड्रॉ करना है अलग अलग टाइम पर। ठीक है, देखो जरा होमवर्क, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। यहाँ पर 2 वेव है, दोनों ट्रायंगुलर वेव है। ठीक है, एक वेव इस तरीके से है, दूसरा L/2 डिस्टेंस पर उल्टा इस तरीके से है, सॉरी L डिस्टेंस पर, जैसे अभी दिया था मैंने, ये L है, यहां से यहां तक का पार्ट भी L है, ये वाला पार्ट भी L डिस्टेंस का है। ओके, एक वेव आगे को जा रही है और एक वेव -x की तरफ आ रही है, दोनों वेव का सुपरपोजिशन होना,
ये वाला जो क्वेश्चन में मैं डायग्राम दे रहा हूं, ये टाइम t इक्वल टू 0 पर दे रहा हूं और आपको ड्रॉ करना है एट L/2v, एट 3L/4v, एट L/v, एट 5L/4v एंड 3L/2v। इन सभी टाइम पर आपको रिजल्टेंट सुपरपोजिशन के बाद जो वेव दिख रहा होगा वो आपको ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। देखो आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, बहुत गलत बात है। आप सारे वीडियो देखते रहिए और तुरंत के तुरंत बनाकर आप आंसर वगैरह भेजिए। इधर उधर का आपको देखना है तो देखते रहिए, लेकिन एटलीस्ट क्लास में जो इतने कम वीडियो आ रहे हैं उनको तो आप भेजते रहिए, अदरवाइज। और आप ऐसा करिए, कोई और टॉपिक कवर कर लीजिए और इधर जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है। और जो इधर समझ में नहीं आ रहा उसका इधर उधर देखिए, आपको अगर देखना है, लेकिन क्लास का वीडियो जरूर देखते रहिए, अदरवाइज फिर आप बाद में परेशानी में आ जाएंगे। तो ये होमवर्क है, इसका आपको ड्रॉ करना इन अलग अलग टाइम पर, ठीक है।